4G में आता है, तो 150 ग्राम, तो आप 60 दिन तक आपको खीरा में दे दीजिए। अगर जमीन पे लगा रहे हैं तो 60 दिन आपका आम सूख जा रहा है, नींबू पत्ता नहीं झड़ रहा है, पूरा पेड़ सूख जा रहा है बाद में, तो ये नया फंगस है। तो आपको अगर ऐसी समस्या कोई किसान बताए या आपके खुद घर में अगर ऐसी आ जाए तो आपकी अनुशंसा उसमें होनी चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी समस्या है जानकारी नहीं है, आप किसी किसान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप कृषि विज्ञान के माध्यम से, वहां के वैज्ञानिकों के माध्यम से आप उसके बारे में थोड़ा एक दो बार जानकारी ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि आप दानेदार खाद की जगह लिक्विड खाद जो है, तरल खाद का प्रचलन बढ़ रहा है, सरकार उस पर जोर दे रही है, आप भी जोर दे रहे हैं। आप ही के माध्यम से नैनो फर्टिलाइजर जो है, नैनो यूरिया है या पोटास है या डीएपी है, ये किसानों तक पहुंचाना है। अभी आप कभी आप सोच के देखिए कि ये जरूरत क्यों है। क्योंकि हम बहुत सारा मात्रा में फर्टिलाइजर कट्ठा क्षेत्र में दे रहे हैं, फसलों में बहुत सारे कीटनाशी भी दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो अनुशंसित डोज है, जो अनुशंसा है, वो बहुत कम है। हम ओवर डोजिंग कर रहे हैं, किसान कर रहा है, तो उस ओवर डोजिंग की वजह से ज्यादा खाद और वो देने की वजह से हमारी मिट्टी में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, और वो बीमारियों के वजह से हम जो उसका उत्पाद जो मिल रहा है उसको जब हम खा रहे हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकर साबित हो रहा है, चाहे हम खा रहे हैं चाहे मवेशी खा रहे हैं। तो ओवर डोजिंग की वजह से आप देखो कि कितना बीमारी का परसेंटेज, हार्ट अटैक हो गया, शुगर हो गई, कैंसर हो गया, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो ये जो रिसर्च में फाइंडिंग मिला, जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, और खाली हम लोग नहीं, पूरी दुनिया के नहीं, जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया उसमें ये पाया गया कि हम ओवरडोज फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। वो फर्टिलाइजर पौधा जो ले रहा है और उसके पास ज्यादा है तो वो खाद को भी उठा ले रहा है। जब हमारे प्रोडक्ट जो है बनते हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे गेहूं धान हो, दलहन हो, उसमें भी वो खाद की मात्रा जब लैब में चेक हो रहा है उसमें भी वो खाद की मात्रा मिल रही है। तो वो खाद की मात्रा मिलने का दुष्परिणाम क्या है कि हमारे जो उत्पाद, चाहे वो मवेशी के दूध हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो, या सब्जी हो, फल हो, तो मिट्टी में वो चीज की अधिकता है तो जो उत्पादन हो रहा है उसमें वो चला जा रहा है। जब उसमें चला जा रहा है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है कि उस उत्पाद को हम दूसरे बाजार में या दूसरे देश को निर्यात नहीं कर पा रहे। हमारे पास सफिशिएंट उत्पादन है, सब्जी में हम दुनिया में 2 नंबर पे हैं, फल में 2 नंबर पे हैं, दूध में 1 नंबर पे हैं, मत्स्य में 1 नंबर पे हैं, ये आपका मधुमक्खी पालन में 1 नंबर पे है, मशरूम उत्पादन में 1 नंबर पे है। भाई अगर हम 1 नंबर और 2 नंबर पे दुनिया में स्थान रखते हैं तो क्या कारण है कि हम उससे ज्यादा इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे, ऐसे नहीं मिल रहे। हमारे पास उत्पाद है, हमारे पास बाजार नहीं, तो बाजार ना होने का मुख्य जो कारण है वो हमारे उत्पादों में कीटनाशी और उर्वरकों का मात्रा का उपस्थित होना है। अगर हम इसको नियंत्रित कर लें जो मानक दंड के अनुसार होता है तो हमारे उत्पाद जो है विदेश या जर्मनी, जापान, कहीं तब वो बाहर निकलेंगे, तब हमारे किसानों को उसका अच्छा लाभ मिलेगा। मार्केट अगर बढ़ेगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दे रहे हैं, अभी आप देखिए मटर आपके मार्केट में है 150 रुपया का शुरू हुआ, अब आपके 60-50 रुपए पे। अभी आने वाले दिन में जब आपकी होगी तो वो और सस्ती हो जाएगी। तो हम इसके वजह से जब हमारा निर्यात नहीं बढ़ेगा तो सामान हमारे घर पे ही पड़ा रहेगा, तो उसका कीमत नहीं मिलेगा। अभी निर्यात हमारी जो ये बारिश हुई 3 तारीख वाली, जो मोथा तूफान के नाम से जाना गया, तो उसमें देखिए हमारे पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एरिया के जितने सब्जी उत्पादक किसान थे, मटर, गोभी, मरचा, बैगन ये सब लगाए थे, सब गल गया। अब इसका लाभ कौन उठाया? गुजरात। 200 रुपए का मटर बेच के गया, 80 रुपए का गोभी बेच के गया, 80 रुपए का टमाटर बेच के गया, गाजर बेच के गया, तो उसको एक बाजार मिल गया तो अपना उत्पाद जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश एरिया में सप्लाई किया। तो इसी तरह से अगर हमारा उत्पाद
अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार हो, जो जिसमें आप लोग मदद कर रहे हैं और करेंगे, तो हमको, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, कि किसानों को उसका उचित मूल्य मिलेगा, उसकी मांग बढ़ेगी, तो उसको पर कट्ठा एरिया में या पर बीघा एरिया में फायदा होगा। तो इसलिए ये फर्टिलाइजर की जो लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है, इसका मेन उद्देश्य है, और आपको एक स्वरोजगार के रूप में एक स्थान दे रही है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आप किसान और वैज्ञानिकों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करें। तो आप माध्यम हैं, हम किसान पहले आप ही के यहाँ जाता है, उसके बाद आपसे अगर नहीं समझता है तो आप और किसान दोनों वैज्ञानिकों से पूछते हैं कि ऐसा अमुक फसल में ऐसा लक्षण दिख रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो गया, चाहे कीटनाशी का हो, चाहे फफूंदनाशी का हो, समस्या हो, चाहे बीज की समस्या हो। अभी आपने देखा ये रिपोर्ट आ रही है, गेहूं का बीज बिहार सरकार से बटा था, आप ही लोगों के माध्यम से भी हो सकता है बटा, वहां से ऑनलाइन हुआ, आपके माध्यम से दिया गया, तो उनके संसद में कुछ जनरेशन की प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, तो आप भी नहीं सॉल्व करते, फिर उसको हमारे लोगों को, वैज्ञानिकों को उसमें करता है जिला कृषि पदाधिकारी को, तो वो उड़ जाती है कि किस कारण की वजह से ऐसा हुआ। इसी तरह जब हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं मिल रहे हैं, तो इसका कारण पता क्या चलता है कि इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा उर्वरक, ज्यादा डीएपी, एनपीके, ज्यादा कीटनाशी की मात्रा है, इसलिए कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। आपके माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम क्यों न इसको लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रमोशन करें। लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड फास्फोरस है, लिक्विड पोटास है, लिक्विड जो भी कैल्शियम, आयरन, ये तो थे ही। तो उससे क्या फायदा है कि जब हम लिक्विड फॉर्म में करते हैं तो सारा खाद जो है पौधा एब्जॉर्ब करता है, उसके पत्तों पे हम डालते हैं तो वो सोख लेता है, तो ज्यादा फायदा होता है, और खाद जमीन पे नहीं जाती। जब जमीन पे नहीं जाती है तो हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो सुधरता है। आप कभी देखे होंगे, किसी किसान से पूछिए, हमसे, हम लोगों जैसे वैज्ञानिकों से पूछिए कि मिट्टी जांच क्यों कराया जाता है। मिट्टी जांच इसलिए कराने के लिए कहा जाता है, मृदा हेल्थ कार्ड इसलिए बनाया जाता है कि इस एरिया में, शरीर में, किस भाग में किस चीज का ज्यादा कमी है, जिंक की कमी है, पोटास की कमी है, या आयरन की कमी है, मल्टीविटामिन की कमी है, उसके अनुसार उसकी सब्सिडी डोज वहां दे दी जाए तो वो कई तरह के बीमारियों से उसको मुक्त करता है। और किसान के खाद में कितना नाइट्रोजन उपलब्ध है, कितना फास्फोरस उपलब्ध है, कितना पोटास उपलब्ध है, ये मिट्टी जांच से पता चल जाता है। तो किसान जैसे अभी अपने गेहूं के खेत में अगर मिट्टी जांच करा के गेहूं लगाया होगा, तो अब उसमें जितना उपलब्ध है उतना माइनस करके, जैसे 100 केजी नाइट्रोजन देना है हेक्टेयर में, 2.5 बीघा में, या 40 केजी पर बीघा, अब उसके पास अगर 15 केजी उसके खेत में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 40 की जगह वो 25 ही केजी देगा। तो एक तो उसका इनकम जो लगता है, लागत मूल्य, वो कम हो जाता है। दूसरे होता है कि मिट्टी में उपलब्ध जो खाद है वो पौधा उपयोग कर लेता है, तो मिट्टी को थोड़ा स्वास्थ्य हो जाता है ना। तो इसके अनुसार जब हम ये अनुशंसा करते हैं कि भाई आप मिट्टी की जांच के अनुसार खाद करते हैं, तो एक तो लागत मूल्य घट जाता है, दूसरे मिट्टी में जो भार है खाद का, उससे विषाक्तता जो बनी है वो कम हो जाती है, तो पौधे में वो कम चढ़ता है। तो खाली से फोलियर एप्लीकेशन जो है इसका सबसे बड़ी कारण यही है, किसान मानता नहीं है, किसान मानता नहीं है, वो 5 किलो 3 किलो 2 किलो कट्टा दानेदार खाद देता ही, लेकिन फोलियर एप्लीकेशन में अगर कोई ओवरडोजिंग करेगा, आप ही बताइए कि अगर 4% नैनो यूरिया की जगह 8% डाल देगा, 8 ग्राम पर लीटर, तो क्या होगा? मुलायम हो जाएगा सब, पत्ते जल जाएंगे जी। तो पत्ते जल जाएंगे तो उसका इफेक्ट उसको दिखाई देगा, जब वो उसको दिखाई देगा, उसको नुकसान दिखाई देगा, तो अगली बार अगले फसल में ऐसा काम नहीं करेगा। जो आप कहेंगे, जो हम कहेंगे वो करता है, लेकिन जब मट्टी में देना होता है तो उसमें उतना असर दिखाई नहीं देता, तो ओवरडोजिंग करता है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर हम इस तरह से खेती लिक्विड फर्टिलाइजर में करते हैं, तो एक ही एकड़ की खाद, 1 एकड़ में जितना हम दानेदार खाद यूरिया डाई पोटास देते हैं, उतने एकड़ के खाद के कीमत में अगर फोलियर एप्लीकेशन करें, पानी छिड़काव, तो उससे 3 एकड़
खेत में खाद दे सकते हैं। अब बताइए कैसे? क्योंकि जब हम जो खाद देते हैं ना पौधा, उसमें से 35% 38% ही उपयोग करता है जो डाई यूरिया पोटाश देते हैं, शेष जमीन में पड़ा रहता है। अगर वो 35% का 100% में करेंगे तो 3 गुना लगभग आ जाता है। अगर पानी छिड़काव करते हैं तो उसका 3 गुना एरिया कवर हो सकती है। तो आपका किसान का लागत बचेगी, मिट्टी का स्वास्थ्य बचेगा। तो इसलिए ये मुहिम चलाना है, ये चला रही है सरकार कि हम कैसे अपने नागरिकों को स्वस्थ रखें, अपने मवेशियों को स्वस्थ रखें, अपने जो आसपास पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक है, उसको कैसे स्वस्थ रखें। तो एक रास्ता दिखता है, और अपना निर्यात कैसे बाहर भेजें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कैसे पकड़े। तो उसका एक रास्ता दिखता है कि जब हम घोल के रूप में अगर फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो एक तो कम खाद मंगाने में आपको 3 गुना एरिया कवर हो जाएगा। आप जानते हैं, आप लोग दुकान है या अभी खोल रहे हैं, कि यूरिया पे कितना सब्सिडी है, डीएपी पे कितना सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, जो 1350 में दे रही है या 266 में यूरिया दे रही है। 2200 रुपया 2100 रुपया की यूरिया पड़ती है आपको, किसानों को दिलवाती है 266 में, 1350 में डीएपी दिलाती है। अब उतना भार जो है गवर्नमेंट बेयर करता है, ये विदेशों से खाद हमको मंगानी पड़ती है ना, तो की वजह से हमको कम खाद मंगाने में ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा। एक ये फायदा है, इसमें देश का भी फायदा है, किसान का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। दूसरे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो होती है, जो निर्यात ट्रक करके आपका यूरिया आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पल्लेदारी लगती है, ये लगता है, उसमें जो लागत लगती है, फिर किसान एक साइकिल पे 4-4 बोरा लाद के पैदल डंडा ले जाता है, व्यापार के ले जाता है, तो जो वो लागत लगती है वो भी कम हो जाती है। 1 क्वार्टल नैनो यूरिया 1 एकड़ के लिए एफिशिएंट है। लेकिन आपको ये भी किसान को बताना है, और किसान कहता है नैनो यूरिया काम नहीं करती, तो आपको नैनो यूरिया कैसे काम करती है, इसके लिए उसका कंडीशन होना बड़ा जरूरी है। 104 का स्प्रे होता है। दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि समय, छिड़काव करने का समय क्या है ना, या तो सुबह हो या तो 4 बजे के बाद का हो। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक खेत में फसल पूरा जमीन को, भूमि को कवर नहीं कर लेती हरे चादर के रूप में, तब तक ये नैनो फर्टिलाइजर कोई काम, आधा काम करता है। कि जहां खाली खेत है, जमीन दिख रही है, तो वहां जो खाद पड़ेगी वो जमीन पे चली जाएगी, वो पत्ते से दूर हो जाएगी। तो मान लीजिए आधा चली गई, 50% नीचे चली गई, 30% चली गई, 20% चली गई, तो उतना उसका प्रभाव फसल पे कम आता है। तो हमेशा आप किसान को ये सजेस्ट करना है कि आप जब भी लिक्विड फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, पोटाश का यूज करें, तो जब सिंचाई, पहली सिंचाई के बाद से करना है। ऐसा नहीं है कि दानेदार खाद को छोड़ देना है, तैयारी में उसको आधा खाद दिलवाइए, आधा अनुशंसा करिए कि जब पहली सिंचाई कर देंगे खेत पूरा भर जाता है, अभर कर लेता है, उसका टीलर निकल के गेहूं का हो या धान का हो, तब आप इसको छिड़काव करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। तीसरा बात है कीटनाशी का। इसी तरह से जब ओवर डोजिंग करते हैं हम, तो उसका आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो सब्जी के, इसमें कुछ ऐसे प्रशिक्षार्थी होंगे जिसमें खेत में सब्जी की खेती घर में होती होगी, परिवार करता है। यस सर, आप देखते हैं कि ऐसे कीड़े हो गए हैं जो कि अब उसमें दवा काम नहीं करती। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, आप अपने दवाओं से मार के उसको दिखाइए। व्हाइट फ्लाई, जो शिमला मिर्च का खेती करते हैं, मिर्च का खेती करते हैं, पपीता का खेती करते हैं, बैंगन की खेती करते हैं, देखो उसमें कुकड़ी रोग लगता है ना, पत्ता जो है वो पीला होके ऊपर की तरफ कप शेप में बन जाता है, ऊपर गीला होगा, ऊपर की मुड़ेगा। अगर उसको तोड़ देंगे तो कट से अलग हो जाएगा, मुड़केगा नहीं, अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब वो वायरल रोग लग गया है, विषाणु रोग है। अब वो किससे लगता है? हरा का एक चुनगा होता है, जैसी कहते हैं, या व्हाइट फ्लाई, सफेद सफेद मक्खी। कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे हैं। कभी भिंडी लगा होगा, बैगन लगा होगा, कदुआ लगा होगा, उसके पत्ते को थोड़ा सा सुबह जाके पलट के देखिए, ऊपर बहुत कम रहती है, वो दिन में जब आपको रहता है ना तो नहीं रहती, तो उसके नीचे देखिएगा सफेद सफेद बैठी रहती है। उस पे आप जो है कॉम्बिनेशन में डाल दो, आप
क्लोरोपाइरीफास डाल दो, प्रोफेक्स डाल दो, जो भी आपके पास है, डायोमेथोएट डाल दो, आइवरमेक्टिन या इमिडा डालो, अब उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। अब समस्या हो जाती है, वो इसलिए होती है कि जब हम ओवर डोजिंग करते हैं, तो जो चीज उसमें रहता है तो वो उसके प्रति सहन शक्ति पैदा हो जाती है, तो उसमें वो चीज काम नहीं करती है। जैसे हम लोगों में कुछ लोग खूब जैकेट पहन के आए हैं, टोपी वोपी लगा के बैठे होंगे वहां, तो दिखाई नहीं दे रहे आप। अब कुछ अभी गांव में देखिए तो ऐसे टी शर्ट और वियर पहन के घूम रहे हैं। तो किसान मतलब दोनों तो आदमी है, दोनों किसान है, दोनों घर के हैं, लेकिन दोनों में सहन शक्ति का अंतर है। वो प्रकृति के साथ रहा है इसलिए उसको कुछ नहीं हो रहा है। आप प्रकृति से थोड़ा दूर रहे हैं, हीटर एसी जो इवेल करता है, पंखा इवेल करता है, तो वो ज्यादा परेशान होता है, उसको ज्यादा पहनता है, उसको ठंड लगती है, उसको गर्मी लगती है, तो उसके प्रति वो कमजोरी हो जाती है। प्रकृति के प्रति वो टेम्परेचर, गर्मी के प्रति कमजोरी हो जाती है, जाड़े के प्रति कमजोरी हो जाती है, उसको ठंडा लगता है। लेकिन वही उल्टा जो गांव में लोग रह रहा है, गांव में भी एक आदिवासी मान लीजिए झारखंड का देख लीजिए कि वहां जो रहता है लोग ऐसे ही जाड़े में, पूरे जाड़े में वही रहता है, उनको कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए क्योंकि उनमें सहन शक्ति हो जाती है। इसी तरह जो कीड़े हैं, जब हम ज्यादा ओवरडोजिंग करते हैं दवाओं का, तो उन कीड़ों में भी ये प्रवृत्ति आती है कि सहते 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 वो सह लेते हैं। जब सह लेते हैं तो फिर उनको जरूरत नहीं पड़ती। कोरोना में सब आदमी नहीं मरता है, कुछ अंदर से कुछ प्रॉब्लम जिसको है, जिसको सांस की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, बीपी है, शुगर है, तो उसको ज्यादा अटैक करता है, और जो स्वस्थ है उसको कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से हम जब दवाओं का ओवरडोज करते हैं तो ये जो कीड़े हैं ना, इनमें सहन शक्ति बढ़ जाती है उसके प्रति जो है, तो वो उससे इफेक्टिव नहीं होते हैं। फिर किसान आपके यहाँ आता है या हमारे पास आता है कि सर दवा दे रहे हैं कीड़ा मरने का। ये कुंडला रोग जो है हमेशा परेशान, इसका एक अभिशाप हो गया है मिर्चा की खेती का, शिमला मिर्च की खेती का, बैगन का, फिर उसमें फलन और पुष्पन दोनों बंद हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे अब हम आपको नई दवा बता दें, आप ऐसा किसान आपके पास आता है, तो आप उसको कोई भी दवा रिकमेंड करते हैं, आप कितना क्या दवा कर दीजिए। लेकिन अभी एक दवा ऐसा है कि जो हाइमेक्सान नाम से आप जानोगे, या जो आप किसान को बताना क्या सर, हाइमेक्सान दवा है हाइमेक्सान, हाइमेक्सान आवाज आप नहीं आ रही है सर, बीच में थोड़ी देर के लिए कटी थी, आ रही है। ठीक है, उसका केमिकल नेम थाइमेक्सान है और बाजार का नाम जो है एकता है, एक तारा है। क्या सर आप देखते होंगे, एक 6 ग्राम का पाउच आता है, कंपनियां जैसे सिजेंटा 6 ग्राम का बनाती है, तो वो 6 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए आप उसको कहीं भी 28 से 32 रुपए के आसपास आता होगा जो रेट। उसका अगर आप 2 बार कर दीजिए, हमको जानकारी नहीं है, मुझे वो सही हो जाता है। वही काम करता है। कुर्सी ले लीजिए। दूसरा रोग के बहुत सारे कुत्ता रोग लग रहा है, जल का रोग लग रहा है, पपीता खड़े खड़े सूख जाता है। आप देख रहे हैं गाँव में कि पपीता का फला हुआ पूरा का पूरा फल ये सूख गया। आपका आम सूख जा रहा है, नींबू पत्ता नहीं झड़ रहा है, पूरा पेड़ सूख जा रहा है बाद में। तो ये नया फंगस है। तो आपको अगर ऐसी समस्या कोई किसान बताए या आपके खुद घर में अगर ऐसी आ जाए, तो आपकी अनुशंसा उसमें होनी चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी समस्या है पूछिए। वीडियो में जो बीज उतार के लिए यूज करते हैं, वो समस्या क्या है सब्जी का पूछिए। ट्राइकोडर्मा था, ये जो फंगीसाइड होते हैं फफूंदीनाशक, अब ये उतना अच्छा काम नहीं करते। सर एक किसान है सर यहाँ पे बैगन की खेती करता है, वो पूछना चाह रहा, पूछिए। हाँ बोलिए, बताइए सर। जैसे कि सर बैगन का खेती होता है ना सर, उसमें जो ऊपर वाले जो पत्ती होती है ना, उसके जो सिर होता है सर, उसमें जो है ना कीड़ा हो जाता है, ऊपर से जो है उसको सुखा देता है नए वाले पौधे को। अब उसको जो है ना, उसको जो क्या कहते हैं, उसको शीर्ष मरण रोग कहते हैं। मतलब
टॉप बोरर कहते हैं, ये सर। उसमें एक कीड़ा रहता है। जी कीड़ा रहता है, उसको तोड़ते हैं अंदर में। कीड़ा रहता है, लेकिन आपको उसमें डंठल में कहीं छेद नहीं दिखाई देगा। यस सर। हैं? आप देख के पहचान नहीं सकते कि इसमें कीड़ा लगा है, वो मुरझा के लटक जाता है। यस सर। ऊपर से दूसरे पत्ता तक या पहले पत्ता तक ऐसा होता है। नहीं, तो जब वो मुरझा के लटक जाता है तब आपको पता लगता है कि कुछ हो गया। जी सर। तब वो बीमारी नहीं होती है, वो कीड़ा ही होता है। यस सर। स्टेम बोरर उसको कहते हैं। इसको तो अब वो खेत में नहीं लगा है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। खेत में नहीं लगा है, वो नर्सरी में लगा था। यस सर। जब बैगन की नर्सरी डाले थे ना, जी सर। इस समय वो नर्सरी में उसकी जो मक्खी होती है वो उसमें अंडे दे दी। जब आप नर्सरी तैयार कर रहे थे 15 दिन, 16 दिन, 21 दिन, जी सर। हैं? तो अब उस समय का जब जो रोपनी करते हैं, रोप देते हैं लाके, जब पौधा चलता है, जब उसका अंडा जो है कैटरपिलर से ऊपर होता है ना, रेंग के चलता है, जी। उस स्टेज में आता है, तब वो उसको खाने की जरूरत पड़ती है। जब वो कवर उसका तोड़ता है, उससे बाहर निकलता है, तो उसको भूख लगती है तो खाता है। तब वो अंदर ही वो खाना शुरू करता है, जहां से उसका नस खा जाता है वहीं से लटक जाता है। यस सर। उसका सबसे बड़ा उपाय है कि जब आप नर्सरी डालें, टमाटर की डालें, बैगन की डालें, हैं, कोई भी नर्सरी डालें जो रोपनी करने वाले हैं, जी सर। तो में 2 बार जो है जरूर कीटनाशी का उपयोग करिए। चाहे नीम का तेल का करिए, प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं तो एक जो है, जब 4 पत्ता आ जाता है, 3 से 4 पत्ता की स्टेज में आता है बैगन का पौधा स्टेज, मतलब कि 2.5 से 3 इंच हो जाए, जी सर। उस स्टेज पे एक छिड़काव करना है। अब वो कितना छिड़काव करना है, अगर इमीटर कर रहे हैं तो 1 ml 4 लीटर पानी कम से कम। कितना सर? एक हाँ, 4 लीटर पानी में 1 ml। एक आगे रिफ्लेक्शन काम करना है कि वो मक्खी उसमें नहीं आए। जी सर। ज्यादा काढ़ा कर देंगे तो पौधा रुक जाएगा, बढ़वा रुक जाएगा। जी सर, उसका उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दवा ज्यादा हम अगर मिलाते हैं तो वो चेक कर देता है, रुक जाती है। जैसे हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं ना, बीमार होते हैं, जी सर। डॉक्टर लिखता है जब हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं 7 दिन, तो अगले 15 दिन तक हमको भूख नहीं लगती, खाना फीका भूखा लगता है। तो उसी तरह पौधे में भी जब ओवरडोज कोई चीज चला जाएगा उम्र के हिसाब से, जैसे आप अभी मध्य प्रदेश वहां सुने ना, कौन सा कब सिरप आया है जितने बच्चे पिए बन गए, यस सर। तो अब बच्चों की क्षमता उस सिरप को पीने के लायक नहीं है, वो उनके डोज से ज्यादा उसमें विषाक्तता है। बड़े तो पी के बचा लेंगे, लेकिन छोटे उसी तरह पौधे नर्सरी में बड़े मुलायम होते हैं। तो एक को 2.5 इंच के आसपास देना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, चाहे आपको जो भी दवा आपके पास उपलब्ध हो। और तो मिर्ची में पूछा और दूसरा जो है, अगर प्रोफेक्स एक आता है दवा, प्रोफेक्स परफेक्ट। प्रोफेक्स प्रोफेक्स PRO पी से शुरू होता है, प्रोफेक्स, तो उसमें प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन 2 का कॉम्बिनेशन होता है, जी प्रोफेक्ट। और वो बड़ा अच्छा काम करती है सब्जी उत्पादकों के लिए। ये वो सर। रामबाण दवा है, 2 है इसमें, कि जैसे पहले एक बैक्टीरिया के लिए आपका खून जांच होता है, जब खून जांच का रिपोर्ट आ जाता है तब दवाई चलाता है डॉक्टर, तो पता चल जाता है कि वो क्या करता है। लेकिन उससे पहले क्या करता है कि मल्टी स्पेक्ट्रम टेस्ट, वो एंटीबायोटिक दे देता है कि इसका जो है ब्रांड हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, स्टेप्टोसाइक्लिन हो गया, है? तो लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि असल में कौन सा फंगस है, पर्टिकुलर उसको मारने वाली वैक्सीन या एंटीबायोटिक देता है, तो आप ठीक हो जाते हैं। और लोकल दवा करते हैं तो वो कॉमन देखते रहता है, तो आपकी हालत बिगड़ती है, तो फिर आप पारस और IGNS कहाँ दौड़ना पड़ता है। तो पौधों में भी यही है कि जब नर्सरी में 1-2.5 इंच का साइज में देना है, और दूसरा जो देना है वो 15वें से 18वें दिन देना है। उसको दे के उसके 2 दिन बाद उखाड़ के आप रोपनी करिए। ये प्रोफेक्स का सर। प्रोफेक्स करिए, चाहे इमिडाक्लोप्रिड करिए, चलिए सल्फरमेथ्रिन करिए, जो भी करिए वो डोज हल्का रहेगा। फिर जब रोपनी करने जा रहे हैं, नर्सरी उखाड़ लिए, जी सर। तो ये 1 ml घोल पर लीटर का मिला के उसमें जड़ को खड़ा कर दीजिए, फिर एक बार उलट के जड़ को ऊपर करिए और उसके तना को जो पत्ता है उसको डुबा दीजिए, और डुबा के बस निकाल लीजिए। तब रोपना है सर। हाँ, तब उसको निकाल लीजिए, इसके बाद थोड़ा छाया में उसको छोड़ दीजिए कि उसका पानी बरक जाए जड़ का। उसके बाद रोपिएगा ना, तो कम से कम 25 दिन कोई कीड़ा उसको पत्ते को नहीं छुएगा। ऐसा क्या कहते हैं ना, वो नीचे से जड़ काट देता है मट्टी के बराबर। हाँ जी सर, भिंडी में ज्यादा आता है। हाँ, तो वो भी नहीं लगेगा।
तो सर यानी कि अच्छा एक ही उपचार में 2 फसल का आपको बता दिए। पर लीटर को देना है सर। हाँ, तो ये सावधानी आप बदलते हैं ना। अब जैसे गाछ सूख जाता है तब हम फिर आपका कीटनाशी करते हैं। जैसे आपका नर्सरी मटर डालते हैं, गोभी डालते हैं, बीच में देखते हैं खेत खाली हो जाता है जगह जगह, पौधा कट जाता है, गल जाता है, तो उसके लिए कोई आप दवा बावस्टीन यूज करते हैं, ठीक ना, कोई मैकोजेब यूज करता है। लेकिन वो आज वो बीमारी और जो गाछ पे पूरा पत्ता लगा है, फल लगा है, पौधा सूख जा रहा है, पपीते का, अमरूद का, आम का, एक होता है आम का पौधा सूखता है, कोई पतझड़ होता है तब सूखता है, एक होता है कि पूरा पत्ता लगा हुआ पेड़ सूख गया। अब वो नए तरह के फंगस है जो आजकल बहुत प्रचलन में आ रहे हैं। उसका इसी तरह धान में देखिए, धान पूरा जो है मुरझा जाता है, नीचे से गल जाता है। अच्छा सर, एक और सवाल था सर, ये जो फसल में घोंघा का कभी कभी आ जाता है, ये खाने लगता है, पेड़ पत्ते पत्ते सब खा जाता है, घोंघा का क्या कैसे हटा है? घोंघा का खाली सबसे आसान उपाय है, एक तो पानी रहता है, दूसरे 2% का नमक, 20 ग्राम पर लीटर अगर नमक छीट देंगे तो घोंघा जो है वो उस पे चढ़ेगा नहीं, मर जाएगा। वो तो किया हुआ है सर, उससे तो नहीं होता है, वो नमक वाला तो करके रखा है। होगा या पानी ज्यादा होगा फिर 20 लीटर में 1 ग्राम उससे पौधा ही खराब हो जाता है नमक ज्यादा डालने से। हाँ, पानी कम रहेगा तो असर करेगा, पानी अगर 1.5 फीट रहेगा तो कहाँ असर करेगा, कितना नमक डालेंगे। अच्छा, पानी ज्यादा रहेगा तो सर कोई उपाय उसका? दूसरा उपाय है कि उसमें साइपरमेथ्रिन जो है महकदार दवा होती है, महकती है, कभी कभी देखिए पूरा सलेह मारता है जो साइपरमेथ्रिन किसान यूज करता है। तो साइपरमेथ्रिन का 1.5 ml का छिड़काव आप उस पे करेंगे तो एक तो मरता भी है, दूसरा उसकी गंध से फिर उस पे चढ़ता नहीं। इसका डोज कितना है सर? 1.5 ml 1.5 ml 5 लीटर में? नहीं, पर लीटर में 1 लीटर में 1.5 तो उस पर चढ़ेगा नहीं। और 1 हफ्ते अगर बारिश जब तक नहीं होगी तब तक उसकी इसमें 1 हफ्ते 8 दिन आपके खेत में पड़ी रहती है, तो फिर उस पर जाता नहीं। बारिश रुकने के बाद का उपाय है। ये सर हाँ, तो बारिश के लिए उपाय नहीं है, बारिश ना हो तो ये दवाई 7-8 दिन तक रहेगा। एक आदमी बोलिए, आवाज साफ नहीं होगी। क्या पूछ रहे हैं? ये सर हर पौधा में यूज कर सकते हैं सर, सब्जी में। हाँ, घोंघा भगाने के लिए है मेन। हाँ हाँ, जो पत्ता छीट लेता है, हर पौधे में कर सकते हैं। बाकी पेड़ों के लिए तो बताइए। आपको जाता है ना तो आप बेच देते हो या बेचिएगा, जब पौधा उकट रहा है, मर रहा है, धान सूख रहा है, तो प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल का नाम सुने? जब आप दुकान पे जाओगे तो वो आम आदमी यही देगा वो, अगर उनको जानकारी नहीं है। ये प्रोपिकोनाजोल जो है ये बाजारू नेम जो है टीच के नाम से आता है। क्या नाम से? TILG, टीच होता है, जैसे घर का बुलाने का नाम क्या होता है बाजार में? टिंच। हम जाते हैं, कहते हैं कि हमको जो है वो दे दीजिए, क्या तुतिया दे दीजिए, तो तुतिया तो होता नहीं, वो कॉपर सल्फेट उसका नाम है, और बाजार का नाम क्या है? ब्लाइटॉक्स है। ट्रेड नेम होता है, एक केमिकल नेम होता है। तो सब लोग केमिकल नेम से नहीं जान पाते हैं, तो बाजार में मांगने का है, हमको ट्रेड नेम से पुकारा जाता है। जैसे MDH का डोज भी कम रहता है इसका, 1 ml 1.5 ml तो। अब वो ट्रेड नेम हो गया, अब उसका मर्चा का डिटेल अलग लिखा रहेगा कि कौन सा वैरायटी है, टेंडेंसी कितना है, टीच नहीं था, तीखापन कितना है। इसलिए ट्रेड नेम हर चीज का अलग होता है। अब हम यूरिया बेचते हैं, यूरिया नाम है, DAP नाम है, तो उसमें है क्या, केमिकल क्या है? क्या केमिकल है? नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन तो है 6%। फास्फोरस और नाइट्रोजन है, DAP तो में ये हो गया केमिकल। लेकिन DAP हम कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, सर DAP कहते हैं। इसी तरह से हर दवाओं का ट्रेड नेम अलग होता है, केमिकल नेम अलग। प्रोकेना तो कैसा मात्रा डालना पड़ेगा, कितना मात्रा कितना होगा सर हेक्साकोनाजोल का चाहे प्रोपिकोनाजोल का? ये 1.5 ml पर 1 लीटर। लीटर में। आपका धान में हरदा रोग के लिए आप देते हैं ना, बाली पीला हो जाता है, फिर मट्टी जैसा हो जाता है, तुतिया का भी सेम डोज है सर? काला हो जाता है। तुतिया का भी सेम डोज है सर, 1.5 ml 1 लीटर में? किसका? तुतिया का? तुतिया अलग चीज है। अच्छा, नहीं उसका डोज पूछे सर, उसका कैसे डालना है? हम आपको उसको अलग बता रहे हैं। जैसे तुतिया ब्लाइटॉक्स जो है ना, ये भी कापर फंगिसाइड है, इसमें कापर रहता है, तो उसका डोज जो है 3 ग्राम पर लीटर है। 3 ग्राम पर लीटर। किसका? जैसे आप कभी देखते हैं ना, आम का पत्ता है, नींबू का पत्ता, अमरूद का पत्ता किनारे से पूरा होने लगता है या ठीक से, तब वहाँ पे या फिर समझ रोग देखते हैं ऊपर से की तरफ से 3 ग्राम पर लीटर में।
शीशम का पौधा या कोई पौधा शीर्ष की तरफ ऊपर टिप से नीचे की तरफ सूखते हुए बढ़ता है टहनियाँ उसकी, वो ग्लाइड आँच बहुत कम करता है, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। तीसरा, एक सबसे नई दवा, ये तो आपका उठा रोग में हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल जो लूज स्पॉट लगता है, हरदार रोग लग जाता है, या ये धान लगाने के समय ही पड़ जाता है, या मसूर जब जमता है, चना जब जमता है, देखेंगे कुछ जो है सूख गया जमने के बाद तुरंत, कहीं कहीं आता है 2-4%, कहीं कहीं जो 50% हो जाता है। तो उस कंडीशन में हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल अगर आप दिलवाते हो ना, छिड़काव करवा दीजिए, तो वो फसल मसूर है, मूंग है, ये चना है, मटर है, ये तो मरेगी नहीं। उससे एक नई दवा है कि जिसको आप रोको कहते हैं, रोको, ROKO लिखा रहता है, धान का क्या है, रोको। रोको। ओ, तो इसमें क्या होता है, थायोफनेट मिथाइल होता है, इसका केमिकल नाम। आप कभी अपना बैठे रहिए ना, तो गूगल खोलिए, वहां लिखो आप ROKO रोको, तो देखिए उसमें पाउडर आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में आता है। आज की सबसे तगड़ी और बेस्ट दवाई, लेटेस्ट, जैसे कहे ना न्यू अराइवल गाड़ी आती है तो कहते हैं कि एकदम नया मॉडल अभी 2026 का लॉन्च होगा, तो ये सबसे अच्छी और प्रभावी फूदीनाशक है रोको। अब इस तरह से जो पूरा पौधा फल ये सूख जाता है, या पेड़ सूख जाता है, पपीता सूख जाता है, अमरूद सूख जाता है, कभी कभी गेहूं में भी होता है कि बाली लगा वो सूख गया, तो ऐसे में इसका 1 से 1.5 ml पर लीटर अगर आप छिड़काव, जैसे पेड़ के केस में जो फल वृक्ष है, नींबू है और आपका पपीता है, आम है, लीची है, अगर उसमें ये सिम्टम दिखाई दे रहा है तो इसका ही 1.5 ml छिड़काव करना है, और इसको घोल के 1.5 ml के दर से पर लीटर, चार पौधा के उम्र के अनुसार, 10 साल से नीचे है तो 5 लीटर, 10 से 15 साल का है तो 7 लीटर, अगर 10-15 से ज्यादा का है, 20 साल का पौधा है तो कम से कम 20-25 लीटर। वो जड़ के क्षेत्र में अगर देंगे तो पौधा सूखने से बच जाएगा। अब आप उसको, किसान को ये सलाह देना है कि पत्ते पे भी छिड़कना है और जड़ में भी देना है, पपीता का जो खेती करता है उसके लिए, और ऊपर से इतना छिड़कना है तो जैसे बारिश से पूरा पेड़ गीला होकर पानी दल के नीचे की तरफ बहने लगता है कि कहीं कोई सूखा नहीं दिखाई देता है, तब वो ज्यादा फायदा करता है। ये नहीं कि ऐसे फुहारा घुमा दिए, ऊपर से पत्ते पे पड़ा, डाली पे पड़ा नहीं है, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो आप किसानों को इस तरह से थोड़ा अपनी जानकारी को बढ़ा के रखना है। 4 दिन आता है तो 150 ग्राम, तो आप 60 दिन तक आपको खीरा में दे दीजिए, अगर जमीन पे लगा रहे हैं तो 60 दिन आपके फसल को कोई कीड़ा नुकसान नहीं करता है, फिर आप छिड़काव करिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि भिंडी में सबसे तेज बढ़ने वाले सब्जी फसल में अगर कोई है तो क्या है, फल बढ़ने वाले भिंडी तोड़ के भी रख देते हैं तो बढ़ जाता है। हाँ, अभी आप तोड़ के आप जाइए, एक दिन कल छोड़ दीजिए, परसों फिर तोड़ना है। तो जो किसान ऐसा करते हैं कि उस पर दवा छींटते हैं कि भाई फ्रूट बोरर नहीं लगे, पंच छेदक कीट नहीं लगे, तना बेधक कीट नहीं लगे, मकड़ी नहीं लगे, यही उसका भिंडी का समस्या है। हाँ, तो अब जब आपको छिड़क के दवा दूसरे दिन भिंडी बेचना है तो बेच देते हैं, लेकिन उस पर बहुत हल्की दवा छींटना चाहिए, जिसका ग्रेस पीरियड खाली 3 दिन हो, 2 दिन हो, या बहुत ज्यादा पानी मिलाना चाहिए। 1 ml दवाई अगर इमिडाक्लोप्रिड ले रहे हैं तो 6 से 7 लीटर पानी में देना है, वो भी जब देना है उससे पहले उसकी हैवी तोड़ाई कर लेना है। जैसे छोटा मिलेगा उसको भी तोड़ लेना है, कि हमको कम से कम 3 दिन भिंडी नहीं तोड़ना है किसान, तब तो आप बच सकते हैं, जब वो फायदा करेगा। कितना डोज देना है सर? अब उसका डोज देना है तो 1 ml जो है कम से कम 5 लीटर पानी में देना है। इमिडाक्लोप्रिड दे रहे हैं तब, इमिडाक्लोप्रिड, हाँ, साइक्लोमेथ्रिन दे रहे हैं, डायोमेथोएट दे रहे हैं, क्या सर? साइको क्या बोल रहे थे? सबसे कड़ी दवा अभी आपके बाजार में इमिडाक्लोप्रिड है कि क्या? जी सर, एक और क्या बताए थे? बोलिए। एक और क्या बताए थे इमिडाक्लोप्रिड के बाद? साइडो डायोमेथोएट या आप वो वाली ले लीजिए, प्रोफेक्स, प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन वाली, ब्रैकेट में नहीं, स्लैश मारिए।
अगर नेचुरल में देना है, कोई किसान करता है कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, बिना खाद का कर रहे हैं, बिना कीटनाशक का, तो नीम आयन दे सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि भिंडी में अगर कोई दवा दिया जाए तो उसकी हैवी उड़ाई के बाद हल्की दवा दें कि 3 दिन कम से कम असर नहीं। हम 2 दिन पहले छींटते हैं 1.5 ml 2 ml की, अब तोड़ के बेच देते हैं, बैगन बेच देते हैं, भिंडी बेच देते हैं, टमाटर बेच देते हैं, लेकिन आप उस दिन अपना नहीं खाते हैं। सर भिंडी अपना नहीं खाता है और ये जान के छीट देता है कि ये तो बेच रहा है, हम नहीं खाएंगे। जी सर। अब कोई ना कोई खाता है, हम खाते हैं, आप खाते हैं, तो उसका असर जो है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इतनी सारी बीमारियां हो गई, हर 6वां आदमी जो है बीपी का मरीज है। लेकिन किसान ये नहीं सोचता, या हम ये नहीं सोचते कि जो चीज हमारे पास नहीं है, हम भिंडी उगाए हैं, टमाटर नहीं उगाए हैं, बैगन नहीं उगाए हैं, मिर्चा नहीं उगाए हैं, तो हम मिर्चा तो खाएंगे, बैगन तो खाएंगे, खाली भिंडी थोड़ी खाएंगे। वही ना सर, जो वो दूसरे को दे रहा है वही दूसरे से ले भी रहा है। हाँ, हर किसान जो है एक दूसरे का जान का दुश्मन बना हुआ है। जो बाजार में आ रहा है, तो हर किसान ये कर रहा है, तो अल्टीमेटली हर आदमी विष पी रहा है, जगह उसको सोना कीटनाशक खा रहा है। जगह तो वो अगर ये सोचता है कि नहीं ये हमको नहीं असर करेगा, तो ये उसकी भूल है। तो किसान को ये भी समझाना है आपको कि ऐसा नहीं करो भैया, आप जो कर रहे हो ना वही सब कर रहा है, तो आप भी अछूते नहीं हो, और आप भी अछूते नहीं हो, आपका मवेशी भी अछूता नहीं है। उसी का छिलका जो खिलाता आप उसको मतलब। खिलाओगे, जो आप कीटनाशक मटर लाइएगा तो उसका झगड़ा जो है मवेशी को खिला दीजिएगा, भिंडी का डंठल उसको खिला दीजिएगा, बैगन का डंठल अगर काट के निकाले हैं, पुण्य किए हैं तो मवेशी खा जाता है। बैगन में जो बचा रहता है वो कुछ खा जाता है, टमाटर खा जाता है, जो आप ब्रीडिंग करके निकालता है किसान। बैगन में बहुत कीड़ा लगता है सर, बैगन के अंदर। हाँ, तो अब वो मवेशी जब खा के दूध देता है ना, तो वो कीटनाशक दूध में भी आ जाता है। जी सर। तो दूध में आ जाता है, तो फिर हम दूध पीते हैं, फिर हमें आ जाता है। एक तो हम सब्जी से खा रहे हैं, गेहूं धान से खा रहे हैं, दाल से खा रहे हैं, और दूध से भी खा रहे हैं। हाँ सर, ये भी तो होता है कि बकरी खाता है इतना सब कुछ, और बकरी को हम लोग खा जाते हैं, वो भी डायरेक्ट पूरा चला जाता है। वो भी चला जाता है। भाई अब कोई बकरी का 26 कर सकते हैं, ऐसा कोई खरपतवार नहीं है जो बकरी नहीं खाती, तो पूरा खा लेती है। हाँ, मछली भी उसमें आता है। कहने का ये है कि जो चीज चाहे पशु के माध्यम से आए, चाहे पेड़ के माध्यम से आए, चाहे फसल के माध्यम से आए, उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? आदमी। सर जी तो अरे अजय तो बोलो। सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ना है वो आदमी पे पड़ना है, और वो बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं कहीं कहीं से एक स्पेशल जो है, अब टाटा जो कैंसर हॉस्पिटल है, तो जगह नहीं है, तो महीना में नंबर आता है, तब तक यहीं से निपट लेता है। जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, ट्रेनें चल रही है, ट्रेन जाती है लुधियाना से, पंजाब से। हाँ, एक स्पेशल ट्रेन चलती है कैंसर की। हाँ, उसका नाम पड़ गया, स्पेशल नहीं चलती है, कोई डर बीमारी उसमें चढ़ता है। वाले पेशेंट रहते हैं तो उसका नाम कैंसर एक्सप्रेस हो। सर जी, जैसे भिंडी बुआई करने समय में सर, हाँ, जड़ से कट जाता है, या चाहे 2 पत्ती होने पे सर पीला या फिर जलन टाइप से हो जाता है, हाँ सूखा टाइप से पीलापन आ जाता है, कहीं कहीं दिखने लगता है। तो गलन होता है, तो गलन का कारण जो है पीला हो जाता है सर, पीला पत्ती पीला हो जाता है। पीला हो जाता है तो व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, पता है ना, उसमें वायरल रोग हो जाता है, मतलब येलो वायरस मोजाइक रोग कहते हैं, येलो मोजाइक वायरस, पीला वायरस का रोग लग जाता है। तो वही तो कह रहे हैं कि वही आप उसका पत्ता तोड़िएगा, फिर फूल देना बंद कर देता है। कभी कभी तो भिंडी भी पीली पड़ती है। जी सर, हाँ, कभी यानी कि पूरे भिंडी पीली पड़ती है, मूंग में हरा रंग का मूंग भी, लेकिन पीला रंग का मूंग पड़ता है, देखते हैं ना मूंग में, कभी कभी देखिए पूरा खेत पीला हो जाएगा। जी सर, पत्ती पीला हो जाता है सर, ये सीधा आता है, पूरा पत्ता पीला हो जाएगा। तो वो क्या है, पीत सिरा रोग है, येलो वाइन मोजाइक कहा जाता है। तो जो कि वायरस, ये जो व्हाइट फ्लाई है ना, ये वायरस वाली बीमारी फैलाती है। अब कोरोना क्या था, वायरस था, उसको मारा नहीं जा सकता। जी सर, रोग प्रतिरोधक वायरस को हम मार नहीं सकते, अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है उस वायरस के प्रति। अब हम अपने शरीर में उससे लड़ने की क्षमता अपने शरीर में पैदा कर सकते हैं, उसको मार नहीं सकते। क्यों? कि उसका एक लिमिट उम्र होती है। जैसे हम लोगों की है ना, एवरेज उम्र 70 साल है, 65 साल है। उसके बाद इसी तरह सबकी एक ग्रुप है, बैक्टीरिया फंगस का भी है। खांसी जुकाम होता है, खांसते खांसते भी 7 दिन में ठीक हो जाता है, दवाई नहीं लेते हैं।
दवाई लेते हैं तो थोड़ा आराम से खांसते हैं, कम आती है, यही अंतर होता है। लेकिन 7वें दिन में ठीक होगा। टाइफाइड आएगा, मलेरिया आएगा, बुखार आएगा तो एंटीबायोटिक खाएंगे, आराम रहेगा। टेम्परेचर उतना रेंज नहीं, कोलपाल खा लेंगे, डोलो खा लेंगे तो टेम्परेचर डाउन रहेगा, लेकिन समय उतना ही लेता है। सर एक और सवाल था। और है सर जी, जैसे कि सर जी सजवन का पौधा है, वो यानी कि थोड़ा बड़ा होने के बाद जो है ना, उसका पत्ता जो है ना ऊपर साइड से होगा जलन टाइप से होता है, और उसका जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, बीज जो देता है ना, सर जो सबसे स्टार्टिंग फेज जो फल का होता है वो बोलता है। स्टार्टिंग स्टेप में जो है सर, वो थोड़ा साइज उसका होता है, तो उसमें जो है ना लस्सा टाइप से बूंदी छोड़ देता है, उसका फूल जो है ना ये हो जाता है, वो पूरा अंदर सड़ जाता है, वो ग्रोथ ये हो जाता है। लौकी में लौकी में ना जी, लौकी में जो लस्सा देता है ना, वो एक बीमारी होती है, बीमारी होती है। वो कभी कभी देखिए लौकी का, निरमा का, परवल का तना फट जाता है जी। तो ये एक बीमारी है, जो कि बीमारी नहीं है, किसी पोषक तत्व की कमी है। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या हमको आंख का रोशनी जाने लगता है, कमजोर होता है। तो विटामिन सी की स्कर्वी होता है, बीमारी होता है, सुखंडी जिसको बच्चों में ज्यादा दिखाई देती है। तो इस तरह से पौधों में भी कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे जिंक है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, ये मैग्नीशियम है, तांबा है, जस्ता है, मैंगनीज है, तो ये 16 तत्व जो होते हैं ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। और नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास जो है मुख्य तत्व होता है। तो जैसे हमारे खाने में रोटी, दाल, चावल ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में चावल ज्यादा चाहिए, उसके बाद दाल चाहिए, उससे कम रोटी चाहिए, और उसके बाद सब्जी चाहिए, उसके बाद अचार चाहिए, चटनी चाहिए, ये खाने में रहता है। तो इसी तरह जो पौधों का भोज्य पदार्थ है वो चावल दाल सब्जी के, चावल दाल रोटी की जगह NPK है, जो इसको खाने में इंटरेस्ट पैदा करता है, जागरूकता के मन में इच्छा करती है, थोड़ा खा लेते हैं। खाली भात दाल रोटी रख दे तो बहुत कम खाइएगा, काम भर का खाइए, बीमार कम काम चले, लेकिन उसके साथ बहुत सारा चीज हो, पापड़ हो, अचार हो, सलाद हो, सब्जी हो, तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट से खा जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म तत्व के रूप में इसको हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं, कि जो कि सप्लीमेंट्री है, ये उसके ये मुख्य भोजन में नहीं है। इसी तरह पौधों में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य हैं। ये जो 16 तत्व होते हैं ये गौण है, इसकी बहुत कम मात्रा में होती है। नमक कितना खाते हैं, चावल कितना खाते हैं, नमक कितना खाते हैं? 1 स्पून एक आदमी नहीं खाता है, तो उसकी मात्रा है। ज्यादा डाल दीजिएगा तो कभी नहीं खा पाइएगा, नहीं डालिएगा कभी नहीं खा पाइएगा। तो ये बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। तो जो ये आप बता रहे हैं लक्षण, जी सर, ये लक्षण जहाँ दिखता है, अब पौधे जो फल लगा होगा वो सड़ जाता है, जाएगा और तना फट जाता है। ये बोरान की डिफिशियंसी होती है, बोरान की कमी, हाँ बोरान की कमी होती है। तो बाजार में बोरेक्स के नाम से आता है खाद के रूप में, तो उसको आप दे सकते हैं। पर जो हिल जो है, जहाँ जहाँ कद्दू लगाए हैं वहाँ जो है, या कुछ लगाते समय दीजिए, नहीं तो अभी दीजिए तो 1.5 फीट दूर थोड़ा सा गड्ढा खोद के 10-10 ग्राम जो है इसको दे दीजिए, तो वो दूर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि सोलो बोर आपकी दुकान में आज सोलो बोर, अल्बोर के नाम से ये आता है। सोलो बोर और अल्बोर कंपनी अल्बोर के नाम से बना रही है, एक सोलो बोर के नाम से बना रही है, ये सोल्यूशन वाला बोरन का। ये जो मिलता है 2 ग्राम पर लीटर, 0.2%, 2 ग्राम पर लीटर, इसको मिला के अगर छीट दीजिए